नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत का राग छेड़ा है। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल में देश अखंड भारत बनेगा। भारत के उत्थान की गाड़ी निकल पड़ी है और इसे रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछ लिया कि 15 साल इंतजार करने को क्यों कहा जा रहा है, पिछले 8 साल में अखंड भारत क्यों नहीं बना लिया। वहीं कांग्रेस ने इसे आरएसएस की देश में फूट डालने की नीति बताया है। आखिर क्या है आरएसएस का अखंड भारत प्लान, जिस पर विपक्ष को याद आ रहा है कभी चीन तो कभी पाकिस्तान। आज महाबहस इसी पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत ने फिर कही अखंड भारत की बात। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है। बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अब बाकी लोगों की समझदारी पर निर्भर है किसका क्या है। शिवसेना और कांग्रेस का पलटवार, आरएसएस की बांटने वाली थ्योरी। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए, श्रीलंका भी लीजिए, और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। अखंड भारत की कल्पना मोहन भागवत जी कर रहे हैं, वो कल्पना नहीं की जा सकती और वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। वो केवल धर्म के आधार पर समाज को बांटने का फार्मूला इनका अवश्य रहता है। अखंड भारत पर बोले डिप्टी सीएम, ना बनाए कंट्रोवर्सी, पहले सुने पूरी बात। अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी कुछ कहे हैं तो पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर तो उसको कंट्रोवर्सी में मत डाल दीजिएगा। ओवैसी ने पूछा 15 साल में क्यों, 8 साल में क्यों नहीं हुआ अखंड भारत। मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे भाई, 8 साल में कर लेना था आपको। आरएसएस का सपना अखंड भारत हो अपना। आज महाबहस इसी पर। तो आरएसएस का अखंड भारत का प्लान क्या है? गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में इसका जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि अफगानिस्तान यानी के प्राचीन उपगण स्थान, महाभारत के शल्व यहीं से आए थे। काबुल यानी कंधार प्राचीन समय में गांधार था। कौरवों की माता गांधारी यहीं से आई थी। ईरान भी वास्तव में आर्यन था। बर्मा हमारा प्राचीन ब्रह्मदेश था। इरावत वर्तमान में इरावदी घाटी है, जबकि दक्षिण में लंका सबसे करीबी था और लंका को अलग नहीं माना गया है। और अब बात करते हैं आरएसएस के अखंड भारत की। आरएसएस की माने तो भारत जो एक समय समग्र राष्ट्र था, वो वक्त के हाथों धीरे धीरे बंटता चला गया। अफगानिस्तान 1876 में, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में अलग हुआ, तिब्बत 1914 में, तो ब्रह्मदेश यानी कि म्यांमार 1937 में अलग हुआ और पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, भारत से विभाजित हो गया। बांग्लादेश 1947, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके 1948, अक्साई चिन 1962 में भारत से बट गया था। लेकिन है सब कुछ ये अखंड भारत का हिस्सा ही।
और इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। दीपक विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ कनेक्ट होंगी। देश रतन निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएसएस समर्थक विजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल यहां पर राजेश चौधरी जी आपसे यही, मोहन भागवत की तरफ से जब से ये अखंड भारत को लेकर बयान आया है, विपक्ष आप पर हमलावर है और वो ये कह रहा है कि आने वाले 10-15 साल क्यों कह रहे हैं, बीते 8 साल में ये क्यों नहीं हो गया, या इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं क्या देश के लिए? देखिए, अखंड भारत का सपना देखना कोई गुनाह है क्या? मैं तो विपक्ष से पूछता हूं, इस अभियान में वो हमारे साथ हैं कि नहीं? आप नहीं चाहते कि भारत एक बहुत शक्तिशाली राज्य हो, भारत की सीमा एक विस्तारित हो? प्राचीन काल में महाभारत के समय में कितना बड़ा हमारा देश था, आप ही कह रही थी। ईरान भी हमारा था, इराक भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, भूटान भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था, नेपाल भी हमारा था, श्रीलंका भी हमारा था। जो शासक रहे उनकी गलत नीतियों से तो धीरे धीरे करके हम सिकुड़ते चले गए। मैं तो स्वागत करता हूं उनके बयान का, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का, और हर भारतवासी को उस बयान पर गर्व है, गौरव है, चाहते हैं। क्यों भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं हो सकता? क्यों हमारी पुरानी खोई हुई अस्मिता दोबारा वापस नहीं आ सकती? ये गुलामी की मानसिकता यही तो हमको पतन की ओर ले जाती है। बहुत ताकत के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय यदि कोई व्यक्तित्व है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। भारत तो विश्वगुरु होता था, पूरी दुनिया यहाँ से प्रेरणा लेती थी। भारत को खोजने के लिए कितने लोग आए, भारत को जानने के लिए कितने लोग आए। तो ये हमारा स्वाभिमान और सम्मान पुनः वापस हो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात कही। और हमें ठीक है राजेश चौधरी जी, ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने विपक्ष से ये भी पूछा तो बताइए, क्या इस नेक काम में आप हमारे साथ हैं? आपका साथ हमें कब मिल रहा है? दीपक विज जी बताइए, वो कह रहे हैं कि इसमें तो आपत्तिजनक बात ही नहीं है। अखंड भारत, यहाँ तो भारत को और जोड़ने की बात चल रही है। जो हिस्से हमारे प्राचीन या पुरातन काल से हमारे साथ रहे हैं वो धीरे धीरे समय के साथ बटे, चाहे जिस भी कारण से, तो इसमें तोड़ने वाली बात कहाँ हुई? ये तो बहुत नेक काम है, क्या आप साथ हैं उनके? देखिए, जब चीज़ों को भटकाना होता है, चीज़ों से ध्यान हटाना होता है, तो ये इस तरह के मुद्दे लाते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये किस तरह से अखंड भारत बनाएंगे? रूस के तरीके से यूक्रेन पे हमला करके? ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे, बांग्लादेश पे हमला करेंगे, भूटान पे हमला करेंगे, बर्मा पे हमला करेंगे, श्रीलंका पे हमला करेंगे, ईरान इराक पे हमला करेंगे, अफगानिस्तान पे हमला करके बनाएंगे, या उनसे हाथ जोड़ के उनको पत्र लिखेंगे आप हमारे देश में जुड़ जाइए? ये मुझे बता दें किस तरीके से जुड़ेंगे, पहले तो ये बता दें आप। ठीक है, उनके पास मैं जाऊंगी, राजेश चौधरी जी के पास, लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपना रिएक्शन दे दें। हमारे साथ आरएसएस सपोर्टर हैं देश रतन निगम जी। मोहन भागवत ने जिस तरह की बातें देश रतन जी कही हैं, उसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन और रूस के बीच में जो स्थिति है, जबकि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहता, वो कुछ बातें मनवाना चाहता है, उसके कारण इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो आज के समय में ये कैसे संभव है? और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने कुछ हिस्से कब्जा रखे हैं भारत के, उस पर क्यों नहीं बात हो रही? आस्था जी, पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो अपना बयान दिया है उसको हम 2 स्तर पे देख सकते हैं, एक भौगोलिक और एक सांस्कृतिक और दार्शनिक स्तर पर। रही भौगोलिक की बात, अगर आप देखें आज की वक्त में समय में जो बलूचिस्तान में एक मूवमेंट चल रहा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी एक मूवमेंट चल रहा है, सिंध में भी चल रहा है, और श्रीलंका के आपने हालात देखे, तो इसमें हमला करने की कोई बात नहीं है। ये हमले वगैरह से कोई संबंधित बयान नहीं है। ये देश भारत की तरफ स्वतः ही आकर्षित होंगे और ये हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे देश आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और आप लोगों का, वहाँ के कई नेताओं का बयान देखें, मुस्लिम नेताओं का, वो खुद भी कह रहे हैं हम सनातन धर्मी हैं, हमारे पुरखे एक हैं, और इसलिए नहीं, ये जो आपने पॉइंट अभी उठाया कि कुछ मुस्लिम देश कह रहे हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, मैं चाहूंगी कि आप इसको और थोड़ा विस्तार से समझाइए। ऐसा कहाँ हुआ है, किसने ऐसा बयान दिया और किस संदर्भ में ऐसा कहा गया? मुस्लिम देश नहीं मैंने बोला, कुछ मुस्लिम लोग ऐसा बयान उन देशों में दे रहे हैं, और आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इस तरह के वीडियो, और वो बड़ा खुल के बोल रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पुरखे एक हैं, हमारा डीएनए एक है, और हम कहीं ना कहीं हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है। यही संघ का भी कहना है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि आप साथ में रहें, कर्तव्य बोध हो, दायित्व है आपका, और
अपनी अपनी पूजा पद्धति करें और एक दूसरे का आदर करें। ठीक है, यही सनातन धर्म है और यही है, और हजारों साल से हमें मिटाने की बात कर कोशिश रहे की हैं। गई, लेकिन देशों जो को आए कैसे आप तो अखंड मिट भारत गए। में लेके आएंगे ये बता दें। आप हमला करके वही मैं लाएंगे, कह रहा हूं। लेटर लिख के वही लाएंगे, मैंने- हाथ जोड़ के आप- लाएंगे, आप- कैसे लाएंगे ये बता दें। आपने मेरी बात शुरुआत में सुनी नहीं, कहीं आपका मन कहीं और लगा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप भटका रहे हैं। आप सीधी बात बताइए ना, लेटर लिख के लाओगे, अच्छा, हाथ जोड़ के लाओगे या हमला करके लाओगे? सीधी तीनों में से बताओ कौन से ठीक है, ठीक है दीपक जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब बताइए कौन से तरीके से लाओगे। ठीक है दीपक जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैंने बड़ा साफ बोला था, कांग्रेस भटक जाता है इधर उधर, जैसे आज इनकी पार्टी भटकी हुई है वैसे ही भटक रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं, का दीपक जवाब विज दें। जी, सर, दीपक एजेंडे पे विज जी रखे, सपा एजेंडे के पे। प्रवक्ता हैं, बात को दीपक विज घुमाएं जी नहीं, सपा सर। के प्रवक्ता हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं, और प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, घुमाएं उनके नहीं पास भी बात को। रिएक्शन के लिए जाएंगे। आप ठीक है बताएं दीपक जी, आप कैसे शांत हो लाएंगे? जाइए, आप शांत हो जाइए, आपकी बात का जवाब आ रहा है। देशरतन जी, देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था, भौगोलिक और सांस्कृतिक है। संस्कृति के हिसाब से हम सब एक जुड़े हुए हैं, और सर वो लाएंगे आपको कैसे? कल्चर जुड़े हुए की बात छोड़ो, लाएं, अखंड भारत में वो आएंगे कैसे ये बता आप दो। चुप रहेंगे? आप इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? आपको दीपक 2 जी, मिनट का बदतमीजी संयम क्या दीजिए। कर रहे हैं? सब्र क्वेश्चन ना रखिए, पूछें। देखिए सर, आपसे सब्र रखिए, क्वेश्चन ना आपने पूछें। आपने बदतमीजी होगी। अनइंटरप्टेड अपनी आप बात पे कही जवाब नहीं, आप है, बिना तैयारी सबसे के पहले आए। रिएक्शन सर, आप ही ने सर, दिया है नहीं, दीपक नहीं, जी, नहीं। अब एक बार उनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए, काउंटर करने का मौका आगे भी मिलेगा, मेरा मानना आगे ये भी है, मिलेगा। ये आपने बिना आपने तैयारी के सवाल काम पूछा है किए, कि क्वेश्चन कैसे का लाएंगे, आंसर नहीं पता। जिस संयम अखंड नहीं भारत है की आप। बात हो रही है, एजेंडा कैसे कौन सा? बाकी देशों तो को आप अपनी ये तरफ घुमा रहे हैं आकर्षित बात को। करेंगे, उसी का जवाब देशरतन निगम जी हम दे तो रहे कह हैं। रहे हैं बताइए अखंड भारत में देशरतन हम आपके साथ हैं, ये तो बताओ लाओगे कैसे, जी, सुन बनाओगे लीजिए, कैसे, सुन ये पूछ रहा हूँ। उसका जवाब नहीं दे सुन रहे तो लीजिए। सुन लीजिए दीपक जी, आपको मेरी बहुत- रिक्वेस्ट है आपको आपसे, अखंड- अनइंटरप्टेड एक बार उनकी बात भी तो पूरी होने दीजिए। वो घुमा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं हमारे साथ है, और अंदर से इनको बड़ा दुख हो रहा है कि लाएंगे कैसे। फिर घुमा रहे आप हैं, भी फिर हमारे घुमा साथ रहे हैं, बैठ- देखिए फिर घुमा रहे हैं। आप ये भी- नहीं बता रहे आप भी कैसे हमारे लाएंगे। साथ- मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा देखिए, आपसे ये है, इनको चुप आप कराइए, कैसे लेके इन्हें आएंगे? चुप कराइए। नहीं चुप, आपके पास चुप जवाब ही कराइए। नहीं है, बिना आप तैयारी चुप के आ गए रहिए। आप। आपको ये नहीं पता अरे एजेंडा आप क्या चुप है। रहिए, आप दीपक चुप रहिए। जी, तैयारी ये गलत बात तैयारी है। मुझे नहीं, पता कैसे है। गलत बात है? एक बार बात पूरी वो करने घुमा रहे- दीजिए, आपको देखिए, काउंटर आप करने का एंकर मौका हैं, मिलेगा, आप मिलेगा उनको बोले, काउंटर एजेंडे पे करने का रहें। मौका मिलेगा। सुनिए, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, एक बार उनकी बात पूरी करने दीजिए। मैडम देखिए एंकर, आप ठीक देखिए, है। आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं बता रहे, कैसे लाएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, आपने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब करने दीजिए, उसके बाद आप फिर सवाल करिएगा। वो एक बार जवाब सभी कहाँ दे रहे पैनलिस्ट तो बोल ले, हैं? वो जवाब दे ही नहीं रहे। बताइए। देखिए, इनको बोले शांत रहें, इसलिए आराम से मैं इनको जवाब दे देता हूं। मैंने जैसा शुरू में ही बोला कि पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर, लद्दाख और जम्मू को छोड़ दें, जहां हमारी सरकार बहुत सारे विचार कर रही है कैसे उसको लाना है। रही अक्साई चिन्ह वगैरह की बात, वो भी सरकार के स्तर की राजनीतिक बात है। हमने एक सामाजिक और सांस्कृतिक बात करी है, और वो ये है कि सांस्कृतिक स्तर पे हम सब एक हैं, और जो दुनिया के आज हालात चल रहे हैं उसमें हम बातचीत के जरिए, संस्कृति के जरिए इन लोगों को सामने लाएंगे और लोगों से बात करेंगे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। हमने आज दुनिया भर में लोगों को बोला है कि हम आपको खाना तो देंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि भुखमरी भारत फैल की रही है। संस्कृति की तरफ लोग खुद ही आकर्षित होंगे? मतलब अखंड सनातन भारत- धर्म, जी, भारत यही की संस्कृति, यही है, भारत हमारा की एक कहना है। मददगार तो छवि, मुश्किल वक्त में साथ रहने की छवि, वैदिक अहिंसक छवि, वैदिक छवि, इससे लोगों को आप आकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। ठीक है देशरतन जी, देशरतन जी ठीक है, 16 महाजनपद थे। ठीक है, ठीक है प्रियंका हमारे गुप्ता पास जी, 16 यहाँ पर महाजनपद अखंड थे भारत की बात उस हो रही वक्त है। मोहन भागवत ने यह कहा है कि यदि सभी देशवासी साथ दें तो 20 से 25 साल तो नहीं, 10 से 15 साल के अंदर ही अखंड भारत बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि ये तो फूट डालने की राजनीति है, ये तो फूट डालने की मंशा है। उनका ये कहना है हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आपको तो साथ देना चाहिए उसमें। यहाँ पर अभी जो आरएसएस के जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अभी कहा कि भारत देश सबसे आगे चल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को विकासशील देश का जो एक तमगा था वो ले लिया। अब हमारी गिनती भी उन्हीं देशों के बीच आती है जिन देशों को आप आपस में मिलाने की बातें कर रहे हैं। तो उस पर जरा ध्यान दें और उसको जो है पहले तो उस विकासशील देश तक पहुंचाएं इस देश को, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर सांस्कृतिक रूप से आप अगर देश को बांटना चाहते हैं तो सांस्कृतिक रूप से आप देश को बांट नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बांट पाएंगे, उसका रीजन ये है, वो बांटने की नहीं प्रियंका जी, वो एक करने की बात कर रहे हैं, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। और उनकी ये दलील है कि पूर्व में या प्राचीन समय में किसी कारण से जिनकी सीमाएं अलग हो गई या वो अलग हो गए, उन सबको भी हम अपने करीब लाएंगे।
देखिए इन्होंने अभी कहा कि वो पत्र लिखेंगे, तो ये पत्र लिखने में 15 साल क्यों लिखेंगे, आज ही लिख इन्होंने नहीं दीजिए। कहा, मैं बोला कि लिखो, ये नहीं लिखने को मान रहे, ये तो मना कर रहे हैं। नहीं, ये चाहते हैं कि सब अट्रैक्ट होंगे और आ जाएंगे। तो देखिए लॉजिकल बात करें यहाँ बैठकर, आप किसी धार्मिक सभा को नहीं चला रहे हैं, आप सिर्फ जो है एक देश को चलाने की बात कर रहे हैं जहाँ बेरोजगारी बेतहाशा फैली हुई है और जहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई की तले लोग दबे हुए हैं, पेट्रोल डीजल के भाव इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप लोगों को उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? कभी तो आप उड़ने वाली बसों की करते हैं, उस विषय में आप कहाँ भटक रही हो जंगल में जाके? ठीक है, किसी उड़ने वाली बसों में धर्म को बिठा कर उड़ाएंगे। तो ठीक है, ठीक समस्या ये कि है। आप राजेश चौधरी कहना जी, कैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आया है कि देश के अंदर इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं और आप प्राचीन काल की एक परिकल्पना को साकार करने की बात कर रहे हैं, कम से कम सत्यता की बात करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र बार बार यही पूछ रहे थे, तरीका बताओ, तरीका बताओ। इनको सर्जिकल स्ट्राइक का तरीका बताया होता तो पाकिस्तान में जाके बता देते इनके नेता। इनको एयर राजेश भाई आप घुमाए नहीं, ये तरीका बता दिया। राजेश भाई घुमाए नहीं, आप बता दें क्या है। बीच में मत बोलिए, अरे बात सुनिए हमारी। अरे राजेश भाई जब आप गलत बोलोगे तो बीच में बोलेंगे, बीच में बोलेंगे। आप मेरे घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, आप मेरे घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। आप गलत बोलोगे जरूर बोलूंगा मैं, आप गलत कैसे बोल रहे हैं? टीवी पर बैठ करके डिबेट करने का सलीका सीखिए। अरे राजेश भाई आपसे पहले ज्यादा बैठता हूँ डिबेट में, आप आज पहली बार आए होंगे, आपसे ज्यादा बैठता हूँ। जो क्वेश्चन है आप उसका जवाब दें, आप युद्ध करके लाएंगे, आप पत्र लिख के लाएंगे, आप हाथ जोड़ के लाएंगे, ये बताइए। और ये विषय पर रहिए, उंगली नीचे करिए, उंगली ऐसे मत करिए, आप उंगली ऐसे मत करिए, भाषण मत दीजिए। भाषण नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। आप डराइए मत, आप धमकाइए मत हमें, आप हमें धमकाइए मत, आप ऐसे करके मत करिए बात। ये बात करने का तरीका नहीं है, ऐसे गुंडागर्दी के तरीके से बात मत करिए। हम किसी से दबने वाले नहीं है। ठीक है, कोई किसी से नहीं दबेगा, कोई किसी से नहीं दबेगा। बात ना करिए, बस ऐसे ऐसे करके बात एक एक करके बात रखेंगे सर, एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे। गलत बात है। दीपक विज जी एक बार बात पूरी होने दीजिए राजेश चौधरी की, उसके बाद में आप ही के पास आ रही हूं। मेरा नाम लिया आ रही हूं, मेरा नाम लेके बात शुरू ठीक है। आपने उनको दो बातें कह दी ना, अब आप शांत हो जाइए, मैं आ रही हूं आपके पास। चलिए राजेश चौधरी बात पूरी कीजिए। एंकर आप बोले इनको, आप मुझे ऐसे करके डरा रहे हैं। मैंने बोला उसके बाद आप ही की बारी, आप भी बोलिएगा। बोले राजेश जी। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, आप वो देश से गद्दारी करने वाले लोग, आप वो देश से गद्दारी करने वाले। राजेश भाई आप आवाज को दबा रहे हो, आप तानाशाही कर रहे हो, आप बात सुनना ही नहीं चाहते। आपके पास ये तो आपने जुमला फेंक दिया, आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, आपने जुमला फेंक दिया। आप मुझे बताइए यूक्रेन की तरह हमला करोगे आप लेटर लिखोगे, आप हाथ जोड़ के उनको लाओगे, ये बता दें आप सीधा, टू दी पॉइंट बात है। अखंड भारत पे हम आपके साथ हैं, आप बताइए लाओगे कैसे, ये बता दो। कैसे देश को आगे ले जाएंगे, कैसे देश को मजबूत करेंगे, ये सरकार का काम है। सरकार को करने दीजिए, आपको तरीका बताएंगे, प्रधानमंत्री डालोगे जाकर के, आप जाओगे अफगानिस्तान में तालिबान से। आप ला रहे हो, आप ही तो कह रहे पाकिस्तान को, तालिबान को हम लाएंगे देश में, अखंड भारत में। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं, इस तरह से डिबेट मत करिए। आप एक एक करके बोलिए, आप में से किसी की आवाज, आप में से किसी की बात साफ नहीं हो रही, आपस में लड़ रहे हैं आप लोग। मैं सीधा सीधा सवाल हर किसी से विषय पर पूछ रही हूं, ठीक है। आप बने रहिए। विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी बताइए, मोहन भागवत का बयान इस समय में इसे किस तरह से आप देखते हैं? अखंड भारत की बात हो रही है, मामले का फौरन राजनीतिकीकरण हो गया, विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। देखिए, किसी भी विचार पर आप झगड़ा नहीं कर सकते, उस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले भारत पाकिस्तान महासंघ की बात अगर किसी ने उठाई थी तो उस नेता का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और जब लोहिया ने ये विचार रखे थे कि भारत पाकिस्तान के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तो उसका स्वागत किया था। उस समय जो जनसंघ के नेता थे, जो आरएसएस से आए थे, उनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय। तो ये जो विचार मूल रूप से है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने अखंड भारत की बात तो नहीं कही, लेकिन भारत पाकिस्तान महासंघ की बात उन्होंने भी करी और राम मनोहर लोहिया की ही बात को आगे बढ़ा दी। 2004 के पहले एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन ये आसान नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा नहीं, ये असंभव भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब यूरोपीय महासंघ बन सकता है, जो यूरोप 2 विश्व युद्ध लड़ते हैं 1919 में
और फिर 1939 से 1945 तक। ठीक है। अब वो यूरोपीय महासंघ वहां पे है, एक ही मुद्रा काम करती थी, अभी ब्रिटेन उससे अलग हुआ है। तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। अब ये कैसे होगा, ये इसमें ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सी बहस हो सकती है, मगजमारी हो सकती है। लेकिन एक मिनट मैडम, सार्क जो एक एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, साउथ एशियन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्था है जिसमें वो सारे देश शामिल हैं जो कभी प्राचीन काल में भारत के साथ रहे हैं या जिसे अखंड भारत के तौर पे भारत का हिस्सा माना जाता रहा। सार्क में देशों में आपस में तालमेल नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, चीन के कर्जे से जिस हालात में श्रीलंका है, भारत मदद कर रहा है। जिस हालात में पाकिस्तान जा रहा है, वहां भी अभी अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अनाज अगर किसी कंट्री ने भेजा है तो भारत ने भेजा है। और पाकिस्तान जिस रास्ते पे है, आने वाले दिन में उसकी भी मदद चीन के कर्जे या अनाज की दिक्कत से भारत ही करेगा। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप परंपरागत तरीके से अगर सोचेंगे या सिर्फ खारिज करने के लिए भारत की जो उदारवादी छवि है या जो उसके कदम रहे हैं पूर्व में, वो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राजेश चौधरी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है। राजेश जी, बार बार सवाल यही उठाया जा रहा है कि 20-25 साल की बात हो रही थी, आपने कहा कि अगर सब साथ दें तो 10 से 15 साल में ये संभव हो जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो लगातार सवाल पूछ रही हैं, खिलाफ खड़ी हैं, घमासान शुरू हो गया इस पर। कैसे संभव होगा ये? देखिए, विपक्षी पार्टियों का इतिहास रहा है, जब देश के हित में कोई अच्छी बात आती है निकल के, तो ये सब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, अफगानिस्तान की भाषा बोलते हैं, हमारे जो विरोधी लोग हैं दुनिया के अंदर उनकी भाषा बोलते हैं। ये पहला काम इनका नहीं है और जनता इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान रही है, इसलिए इनका देखो रिजल्ट भी उसी तरह से आता है। ये जनता के मर्म को, जनता के मन को नहीं समझ पा रहे हैं, ये इनकी कमजोरी है। अरे जब भारत को एक करने की बात होती है, भारत वर्ष बनाने की बात होती है, और नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिया है, लगातार दूसरी बार बहुमत दिया है भारत की जनता ने, उनको काम करने दो। आज देखिए ना, पूरी दुनिया के अंदर भारत का कैसे नंका बजता है। देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो लाखों लाख लोग आते हैं जी। मनमोहन सिंह जी को कोई नोटिस नहीं लेता था, ये उनका काम था, हमारा काम है। अब आपको राजनीति करनी है तो देश के अंदर राजनीति कर लो, देश की कम से कम विदेश नीति जो है, देश आगे बढ़ेगा इसके लिए, तो क्यों विरोध कर रहे हो? सरकार के साथ खड़े हो, ये बड़ा दिल दिखाइए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अखंड भारत की जो भागवत कथा है उस पर किस तरह सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। स्थान परिवर्तन, दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं हरीश रावत। सहारनपुर में नकाबपोशों ने छात्रों पर हमला किया। हमले में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गाजियाबाद में पुलकित महाराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवादित बयान देने के मामले में भेजा जेल। साहिबाबाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। अतीक अहमद बेटे अली अहमद पर बढ़ाई इनामी राशि। आईजी प्रयागराज रेंज ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की। अली पर बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 1,68,48,000 का सोना बरामद। मस्कट से लखनऊ सोने की हो रही थी तस्करी। झाझर में बुलडोजर चलाने के मामले में यमुना अथॉरिटी के सीईओ समेत 5 अफसरों को हाईकोर्ट ने किया तलब। 29 मार्च को एरो सिटी रेजिडेंसी पर चलाया गया था बुलडोजर। आगरा में नाबालिग लड़की को लेकर बाइक सवार फरार, अपहरण की जताई जा रही आशंका। थाना सदर इलाके का मामला। फतेहपुर में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। मुस्लिम समुदाय के युवक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 सॉल्वरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नकल का मामला। गाजीपुर में तालाब में मिला हैंड ग्रेनेड। मछली पकड़ने के दौरान युवक को मिला हैंड ग्रेनेड। गैमर थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में नाव पलटने से हादसा। 10 लोग नैरानी नदी में बहे। 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 3 की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख।
मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पार्क में आग लगने से मचा हड़कंप। बिजरानी पर्यटन जोन में लगी आग। कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। 1.5 हेक्टेयर जंगल हुआ स्वाहा। मथुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से दर्दनाक हादसा। बाइक सवार दंपति पर गिरा हाई टेंशन तार। महिला की मौत, शख्स की हालत गंभीर। सहारनपुर में बेकाबू होकर पलटी। गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में चालक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तरकाशी में जंगल की आग हुई बेकाबू। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आग में चारों तरफ से घिरा। कर्मचारियों की कोशिश नाकाम, नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। आगरा में नाबालिग लड़की के अपहरण से हड़कंप। परिजनों ने 2 लड़कों पर लगाया आरोप। लड़की के ताऊ ने किया बाइक सवारों का पीछा। मेरठ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या। कैंपस में ही छात्र गुटों की आपसी खींचतान में मर्डर। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया। इटावा में मां का इलाज कराने आए युवक की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत। परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाए आरोप। भदोई में नियमों को ताक पर रखकर डायग्नोस्टिक सेंटर में हो रहे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। प्रशासन ने सेंटरों को सील किया। बरेली में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय की काटी। बिजली बिल जमा होने पर कार्रवाई की गई। कुशीनगर में नारायणी नदी में पलटी नाव। नदी में डूबे 3 लोगों के शव निकाले गए। 7 लोगों को बचा लिया गया। सिद्धार्थनगर में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के बीच मारपीट। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। वाराणसी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद। रामपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। आरोपियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। सहारनपुर में 15 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। घटना की जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में ग्राम प्रधान पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पूर्व विधायक हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों को घर कुर्क किया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में गुटखा व्यवसायी के घर सेंट्रल जीएसटी टीम का छापा। स्टेट बैंक से मंगवाई गई 3 मशीनों से रुपयों की गिनती। 6 करोड़ से ज्यादा रुपया बरामद होने की आशंका। कानपुर में ईपीएफओ कार्यालय में छापा। सूत्रों के हवाले से खबर। देर रात तक 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली छापेमारी। सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण विभाग कार्यालय में ठेकेदारों के बीच मारपीट। टेंडर को लेकर घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दर्ज की एफआईआर। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहन भागवत ने जब से अखंड भारत की बात कही है और यह कहा है कि 10 से 15 साल में यदि सब साथ दें, देश में एक एक नागरिक इसमें साथ दे, तो 10 से 15 साल में अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू किया है, इस पर सवाल खड़े करने शुरू किए। राजेश चौधरी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अखंड भारत की बात आती है तो पीओके का नाम भी लिया जाता है, कश्मीरी पंडितों का भी नाम लिया जाता है और विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पहले आप ये बता दीजिए कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए आपने क्या किया और पीओके जो कि भारत का हिस्सा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, आपने पीओके की बात की। जहां तक है, भारत सरकार ने देश की संसद में देश के सामने अनेकों बार कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, हमारे एजेंडे में है, हम उसे लेकर के रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक और हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय पे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था देश के संसद में। राज्यसभा ने भी पास किया, लोकसभा ने भी पास किया कि हम सब एक ही इस विषय पे कि पीओके हमारा है। अब आप पाकिस्तान में जैसे पीओके की बात करेंगे उसमें भी इनको दर्द होगा, निश्चित रूप से पेट में दर्द होगा। पता नहीं, समझ नहीं आता है मुझे तो क्यों ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। क्यों आज अखंड भारत की बात हो रही है तो सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। हमारा देश मजबूत होगा, हमारी जो खोई हुई ताकत है वो दोबारा हमें मिलेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आइए ना भाई, आपका क्या रहा है, आप ये बताइए। आपका पॉलिटिकल एजेंडा केवल आपको एक वर्ग के वोट हासिल करने
इसीलिए आप केवल देश के बारे में भी नहीं सोचेंगे, देश के हित की बात भी नहीं करेंगे। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है इनकी और बड़ा दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। ठीक है राजेश चौधरी जी। सवाल दीपक विज जी आपसे भी यही और प्रियंका गुप्ता आपसे भी यही, लेकिन पहले दीपक विज जी आपसे सवाल। जैसा बार बार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, ये तो स्वाभिमान की बात होनी चाहिए, तो सम्मान की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। देखिए ये तो सोच है इनकी, ये मैं आपको बताता हूं, घुमाने के लिए करते हैं। सबसे देखिए बढ़िया बोला उपाध्याय जी ने, बिल्कुल महासंघ बनना चाहिए। महासंघ का मतलब होता है अपना अपना देश अपनी संप्रभुता में रहेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने पास रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी, सब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, सब एक दूसरे को मदद करेंगे। और मैं आपको बताऊं, देखिए और मैं आपको बताऊं कि जो उससे पहले जैसे इनसे पीओ, देखिए इनकी 3 साल गवर्नमेंट रही 1970 से 80 के बीच में, इनकी गवर्नमेंट रही 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, उसमें 8 साल से इनकी गवर्नमेंट ये 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 2 साल ये रहे वीपी सिंह के साथ। 19 साल इनकी सत्ता रही, 19 साल में ये कभी भी ये काम नहीं कर पाए और अखंड भारत बन ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आबादी जो है मिला के है 45 करोड़। ये 45 करोड़ पे हमला करके उनको अपने देश में लेंगे, तो उसके बाद जब चुनाव होंगे तो ये हमारे देश में अमेरिका से मिलके पाकिस्तानी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी खतरनाक सोच है इनकी। 45 करोड़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशियों को देश में लाके चुनाव करवा के उनका प्रधानमंत्री ये बनाएंगे। ये अमेरिकन थ्योरी थी आज से 20 साल पहले, ये अमेरिका के आदमी है, ये इनकी थ्योरी है। आप दीपक विज जी क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ, एक मिनट खामोश हो जाइए राजेश जी, खामोश हो जाइए। इनकी बात और क्लैरिटी से दर्शकों तक जानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आसपास के देशों पर हमला करके उनकी जनता को अपने यहाँ लाकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनाना चाहती है भाजपा, ये कहना चाहते हैं? मेरे शब्दों में बोलने दें, बोलिए मेरे शब्दों में बोलने दें। देखिए उपाध्याय जी ने बहुत बढ़िया करी महासंघ की बात कि सब देश अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, जैसा देश चल रहा है। देखिए 2 मिनट तो आप देंगे ना, 2 मिनट आप टाइम घड़ी में देख लें, और उसके बाद जिसी को कोई दिक्कत हो, फाइनेंशियल आर्थिक कोई भी किसी तरह की, उसके अंदर उसकी मदद करें। अब इन्होंने कहा अखंड भारत। देखिए अखंड भारत वो देश खुद अपनी इच्छा से 1947 में उन्होंने अलग देश मांगा, वो चले गए। आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी है 45 करोड़। ये कह रहे हैं अखंड भारत में उनको लड़के, लेटर लिख के या हाथ जोड़ के उनको वापस ले आएंगे। तो क्या होगा जब चुनाव होंगे, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बनेगा? पाकिस्तानी। क्योंकि ये इनकी थ्योरी है, ये अमेरिका की थ्योरी थी 20 साल पहले। अमेरिका की थ्योरी पाकिस्तान का भारत के भूखंड पे लाया जाएगा। में जब उनका बेड़ा आया था, एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने 2 मिनट मांगे थे, आप मेरी बात सुनिए। नहीं जब अमेरिका थ्योरी, जब वो बेड़ा आया था अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान जो है प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बनेगा, एक पाकिस्तानी यहाँ पे। वो इनकी गेम है, ये अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं। अच्छा, ये मेरा कहना है। अच्छा प्रियंका गुप्ता जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद ये जो अमेरिका के हाथ में खेलने वाली बात है उस पर राजेश चौधरी जी जवाब देंगे। प्रियंका जी, यहां पर सपा की तरफ से सवाल उठाया गया कि कुल 19 साल में भाजपा या उसके सपोर्ट वाली सरकार रही, तब तक तो अखंड भारत नहीं बना, लेकिन यह सवाल तो कांग्रेस पर भी आता है कि आपकी भी सरकार 70 साल रही, आपने क्या प्रयास किए? इनकी 58 साल रही। चलिए ठीक है, बोलिए प्रियंका जी। देखिए 58 साल में देश विकास, जो जहां सुई भी नहीं बनती थी, आज वो देश विकासशील की नॉमिनेशन में था। पर आज क्या है, आज उस नाम को भी ले लिया गया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये अखंड भारत की जो बात है, ये अभी तक ये क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि ये सांस्कृतिक रूप से उस पर काम करेंगे या अपने देशों को मिलाकर बनाएंगे। ये खुद ही क्लियर नहीं है कि इन्होंने कहा क्या है और करना क्या है। क्योंकि आज फ्री का राशन बांटा जा रहा है, जो 80 करोड़ लोग हैं उनको, तो मैं पूछना चाहती हूँ वो कब उनको नौकरियां दी जाएंगी ताकि वो खुद ही राशन खरीद के खा सके। तो बात यार ये है कि आपके देश में लोग बेरोजगार हैं, लोग जो है उनके पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ यही कर रहे हैं जो ठीक है ट्विटर पे कर रहे हैं और सारी चीजें। पर वास्तविकता ये है कि इस देश का जो किसान है वो अपना काम कर रहा है, वो जब अनाज उगाता है। ठीक है, कई और मुद्दे आप उठाना चाहते हैं इस मंच से, लेकिन मैंने अखंड भारत को लेकर सवाल पूछा था और कांग्रेस पार्टी पर भी ये सवाल आया था, उस पर आप क्लैरिटी से नहीं बोल रही हैं। देश रतन निगम जी ये बताइए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, ठीक है प्रियंका जी, देश रतन निगम जी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अखंड भारत कुछ नहीं होता, महासंघ बने तो ज्यादा मुफीद रहेगा। महासंघ बन के सब देश अपनी अपनी ऑटोनॉमी में रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, बस उतना ही काफी है, वही सही है। देखिए मोहन भागवत जी ने जो बोला है, उसमें बोला हर व्यक्ति को भारत के उसमें साथ देना चाहिए। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। बैठ के चर्चा करें, आमंत्रण है और बहुत आदर सम्मान के साथ उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। बैठ के वो इस पर चर्चा करें और अपने सुझाव भी रखें
और जो यूरोपियन महासंघ की बात करी है, अगर किसी ने भारत का इतिहास पढ़ा है, जो हमारे जनपद और महाजनपद हुआ करते थे वो भी इस तरह का एक लूज संघ था, जिसको जो यूरोपियन यूनियन की संघ की बात कर रहे हैं, वो जैसे राज्य है हमारे देश के, वो भी अपना अपना देखिए राज्य करते हैं, वहां पे प्रशासन है, दूसरी पार्टियां हैं, सब अपना अपना राज्य करते हैं, लेकिन भारत का हिस्सा है। और इसी तरह वो भी है कि बड़ी बड़ी सारी चीजें सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सहयोग होगा तो एक महासंघ जैसा अखंड भारत को देखिए बहुत ही विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा और उसको बहुत ही संकीर्ण मानसिकता से नहीं समझना है। और यहाँ हमको सबको चाहिए, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा वाले भी चाहिए, हमें जनसंघ की विचारधारा वाले भी चाहिए, हमें तमिलनाडु के लोग भी चाहिए, सारे लोग हमें चाहिए साथ में, और वो विचार विमर्श करें बैठ के, और खुला आमंत्रण है इनको, लेकिन विरोध ना करें इसका, और कैसे करना है उस पर विचार करें। ठीक है राजेश चौधरी जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले दीपक विज उठा रहे थे सपा की तरफ से, वो यही कि आप जो है वो सारी आबादी को मिला करके अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तानी पीएम बनाना चाहते हैं, आप अमेरिका के हाथ की कठपुतली हो गए हैं, ये खतरनाक प्लान चल रहा है आपके जहन में, ये विपक्ष ने बड़ा आरोप आप पर लगाया। देखिए मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है। हम अमेरिका के अभी निगम जी ने मान लिया है, निगम जी ने मेरी थ्योरी को माना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी मेरी थ्योरी को माना है, उन्होंने कहा तरस महासंघ के लिए मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा है कि आपकी बुद्धि पर तरस आता है, उन्होंने ये नहीं कहा महासंघ का समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा आपकी बुद्धि पर तरस आता है। नहीं, मैं उनकी निगम जी की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा। अरे भैया राजेश मुझे चौधरी बोलने दीजिए ना। हाँ, बोलिए बोलिए। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा जवाब मुझसे लीजिए, निगम जी का जवाब निगम जी से लीजिए, मुझे तो बोलने दो। ठीक है राजेश, आप मुझे काहे बार बार डिस्टर्ब करते हो? बोलिए, मुझे बोलने दो ना, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है क्या? मेरा भी बोलने का अधिकार है तो बोलने दो मुझे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय दल का प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे मेरी बात कहने दी जाओ। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है ये तो आप जी बोलिए राजेश जी, बोलिए। मेरा कहना ये है कि ये जितने भी हिस्से हैं सब भारत के ही तो हैं। ये तो ऐसे मान लो जैसे किसी परिवार का मिलन होगा। पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, नेपाल, भूटान, सब तो हमारे ही थे। हम किसी दूसरे की जमीन को कब्जाने नहीं जा रहे, हम किसी दूसरे को अपने घर में बुलाने की बात नहीं कर रहे। क्या महासंघ होता जी? हमारे ही तो भाई, हम सब फिर एक हो जाए, फिर दोबारा से परिवार एक होकर के और आगे मजबूती के साथ दुनिया में और आगे बढ़े। इसमें इन्हें कौन सी परेशानी हो रही है? हम किसी बाहर वाले को बुला रहे हैं क्या? अरे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो पाकिस्तानी हो जाएगा? कैसे हो जाएगा जी? आज 24 करोड़ लोग तो यूपी में रहते हैं साहब। पाकिस्तान यूपी से भी छोटा है और पहले भी तो वो लोग यही थे। आपका एजेंडा ही मेरी समझ में नहीं आता है। आप अपना एजेंडा सही करिए, पार्टी को लेंथ ऑफ लाइन पर सही ठीक ले जाइए, तो हो सकता है कुछ सफलता आपको मिले। नहीं ऐसे ही जनता नकारती रहेगी। ठीक है तो आप वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दीपक विज जी हारते ही रहेंगे साहेब, आप इसी तरह हारते रहेंगे, चिंता मत करिए। बताइए अभी ठीक है पिछले 20 साल में 2002 से 7 में हम थे, 2012 से 17 में आप थे, 20 साल आप थे नहीं। और चुनाव का इंकार मत करिए, चुनाव तो अभी आप बंगाल से आ रहे हैं, ठीक है, और हम 3 गुना बड़े हैं। आप चुनाव का इंकार ना करिए। पंजाब में आपकी जमानत जब्त होगी, आप चुनाव का इंकार मत करिए बिल्कुल भी। देखिए इंकार अच्छी बात नहीं है, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल मत करें। हम 3 गुना बड़े हैं, बंगाल में आप हारे, पंजाब के अंदर आपका बंगाल की बात यहाँ नहीं हो रही है, पंजाब की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ अखंड भारत की परिकल्पना की बात हो रही है। यहाँ चर्चा वासुदेव कुटुंबकम के विषय को लेकर हो रही है। दीपक विज जी ठीक है राजेश चौधरी जी आपने अपने विषय को रखा, पूरी बात समझाई, और दीपक विज जी ये कहना चाह रहे हैं राजेश चौधरी जी कि हम किसी को अपने यहाँ पर लाकर बसाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसी सहयोग की उस पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र वासुदेव कुटुंबकम के रूप में किया गया है। सब कुछ एक है, हम सब एक हैं। मैं उपाध्याय जी को और निगम जी को दोनों को नमन करता हूं, दोनों मेरी बात से सहमत हैं कि महासंघ बनना चाहिए। अखंड भारत ये बिल्कुल बेकार की बात है। आप दूसरे देश को अपने देश में कैसे ले सकते हो? ना हमला कर सकते हो, ना आप लेटर लिखोगे, ना हाथ जोड़ के ला सकते हो, ये हो ही नहीं सकता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये तो विषयों को भटकाने के लिए लाया गया। और 19 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, 19 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये पीओ क्यों नहीं ला पाए, अक्साई चिन्ह को नहीं ला पाए। अच्छा बांग्लादेश, एक मिनट महोदय, बांग्लादेश 1971 में इंदिरा गांधी ने लग किया था, ये बांग्लादेश को लाके दिखाते। मैं तो कह रहा हूँ ये जो 1947 के बाद 3 बने,
बांग्लादेश, पीओके, अक्साई चीन, ये इन तीनों को लाके मान दे। अगर ये तीनों को ले आए तो मैं उसी में मान जाऊंगा इनको। तो वो हो ही नहीं सकता, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, ठीक है दीपक विज जी, आपकी बात पूरी हो गई। राजेश चौधरी जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, मेरा कहना है, ये कह रहे हैं कि दूसरों को अपने देश में हम क्यों लेकर गए, दूसरे कहां हैं? अरे दूसरा 1947 से पहले तो हम एक ही थे। देखिए, अरे 1947 अपने आप में सार्वभौमिक देश है, अफगानिस्तान अपने में सार्वभौमिक देश है, अपने में पाकिस्तान सार्वभौमिक देश है, भूटान अपने में देश है, श्रीलंका अपने में देश है, तिब्बत अपने में चाइना के साथ है। पूर्वी पाकिस्तान बना, ये आप बांग्लादेश को लाके दिखा दो, वो तो हमारे हिंदुस्तान ने अलग करके बनाया ना 71 में। तो मेरा मानना ये है कि भाई उसको ही लाके दिखा दे, पीओके को लाके दिखा दे, अक्साई चीन को लाके दिखा दे। जब ये तीनों आ जाएंगे फिर आप आगे की बात करना। देखिए, उपाध्याय जी, निगम जी सहमत हैं, महासंघ ही इसका है। ठीक है, ठीक है, महासंघ है। ठीक है, देश रत्न निगम, हाँ जी बताइए, इसका इलाज केवल अखंड भारत है, अखंड ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन देश रत्न निगम इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देश रत्न जी, पॉइंट यहाँ पर यह आया है कि महासंघ ही इलाज है, अखंड भारत बिल्कुल बेकार की चीज है और आज के समय में ये व्यवहारिक भी नहीं है। देखिए, मैंने जो विज साहब की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था और प्रवक्ता है तो उनका पूरा आदर सम्मान भी है। संघ की जो विचार है, जो आप यूरोपियन संघ जैसा विचार करें, वो भी एक विचार है, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको याद होगा 1975 में सिक्किम हमसे जुड़ा था, वो स्वतः जुड़ा था, भारत के साथ आया था। और इसी तरह अगर कोई और देश हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो भारत अगर चाहेगा तो उसको जोड़ लेगा। अगर श्रीलंका कल को चाहता है हमारे साथ जुड़ना तो वो भी हम उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं हमले की बात हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अखंड भारत बनाने के, उस पर हम सब बैठ के विचार विमर्श करें, बजाय तू मैं करने के।